स्टार्ट। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ और वो भी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चैप्टर नंबर 1 के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण बच्चों, इसको हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए काम रहता है। और सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं इंग्लिश में, जिसका है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। बच्चों, सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, इसमें हम लोगों का जो भी संख्याएं होती हैं वो सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं हमेशा दो प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें से पहली संख्या जो है, पहली वाली संख्या है, इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, जो कि हमको इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में सब कोई जानता है कि हम लोग इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। और इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा मेन पार्ट होता है हम लोगों का, पहला तो वास्तविक संख्या हो गया, और दूसरा वाला है इसका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दूसरा वाला भाग है काल्पनिक संख्या है। बच्चे इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स। और हालांकि हम लोग का जो ये चैप्टर है, चैप्टर का मेन टॉपिक तो ये रियल नंबर है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा टॉपिक इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि हमको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। हालांकि हम लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम ही है, तो हम तो इसको डीपली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको भी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पर चलते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या ये होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे, एक होता है नंबर लाइन, जिसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। हिंदी में हम संख्या रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं नंबर लाइन। तो बच्चे, वास्तविक संख्या वे होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। दर्शाया जा सकता है। वे सारे के सारे नंबर जिनको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा का मतलब होता है बच्चे, ये संख्या रेखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। जो भी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, वे सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है? बिल्कुल इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट। वे संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता है, वो सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और काल्पनिक संख्याएं एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसका पहला एग्जाम्पल है काल्पनिक संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में होती है और साथ ही साथ माइनस में होती है। जैसे अंडर रूट ऑफ -2 हम लोग बोल, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट ऑफ -5, एक्सेट्रा। जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में है और साथ ही साथ माइनस में, वे सारी की सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और काल्पनिक संख्याओं में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग जानते हैं आयोटा के नाम से। आयोटा। अब सर, ये आयोटा क्या है? असल में ये आयोटा हम लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे बच्चे, कोई भी काल्पनिक संख्याएं होती है, कोई भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, वे सारी की सारी संख्याएं इस आयोटा, आई के फॉर्मेट में नोट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 है, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अंडर रूट ऑफ 2 को, ये जो अंडर रूट ऑफ 2 मैंने नोट किया है, अंडर रूट ऑफ 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है जी, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। तो बच्चे,
इसी वाली चीज को हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, और ये जो भी अंडर रूट ऑफ -1 होता है, जो भी अंडर रूट ऑफ -1 होता है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म जो कि माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 है, इस वाली टर्म को हम लोग नोट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2i, और जहां पर ये i है इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। और आयोटा का मतलब क्या होता है, ये जो आयोटा है ये अंडर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। और ये सारी की सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी है काल्पनिक संख्याओं के लिए, इमेजिनरी नंबर के लिए, ये हमको आगे पढ़ना है क्लास 11th में। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हमको कर पढ़नी है क्लास 11th में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चे हम लोग का सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने क्या बताया है कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप सभी लोग जानते होंगे कि नंबर, जैसे हमने 2 लिखा है, 2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5 या फिर 22/5, जैसे भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, प्रॉपर या फिर इनप्रॉपर, सारे के सारे नंबर नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि दशमलव वाले भी होते हैं, जैसे 2.5 को बोल दिया जाए, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है जी, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। फिर से सुन लीजिए बच्चे, हमने आप लोगों को पढ़ाया है, सबसे पहले हमने पढ़ाया कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं कितने भागों में टूटा हुआ है, तो संख्याएं 2 भागों में टूटा हुआ है। पहला कौन सा, वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात क्या है, काल्पनिक संख्या, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिनको नहीं दर्शाया जा सकता है, वही सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं का एग्जाम्पल हमने दिया आपको। काल्पनिक संख्याएं होते क्या है, अंडर रूट में जितनी भी माइनस वाली टर्म्स होती है, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट ऑफ -5, एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत ढेर सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स हम लोग के इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, रियल में एग्जिस्ट वो नहीं करता है, वही सारी की सारी संख्याएं हमारी कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। और उसके बाद हमने बताया कि ये जो आई है, आई, इस आई को हम लोग कहते हैं आयोटा, और आई का मीनिंग होता है, आई के बराबर होता है -√1 के। ठीक है जी, अब अगली बात ये है कि सर हर एक अंडर रूट ऑफ में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आई के फॉर्मेट में नोट किया जा सकता है, आई के फॉर्मेट में रिटेन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू अंडर रूट ऑफ -2 मैंने लिया, अंडर रूट ऑफ -2 को हम लोग नोट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, और ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है इसको आई से लिखते हैं। अब ये सारी की सारी बातें हमको क्लास 11th में पढ़ना है। अब इसके आगे हम लोग को जितनी भी सारी चीजें आएगी इसको हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। अब बेसिकली हम लोग आते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चे वास्तविक संख्याओं को प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं फिर से 2 भागों में बटी हुई है। वास्तविक संख्याएं फिर से 2 भागों में बटी हुई है। पहली है परिमेय संख्या, पहली है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, और इसका दूसरा है जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, 2 लोगों के लिए, पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और बच्चे अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 भागों में बटी हुई है, पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। सर परिमेय संख्या आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, अब बात आती है क्लास 10th की। और हालांकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, फिर भी हम इसका एक छोटा सा रिवीजन दे देते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नोट किया जा सकता है, P/Q के टर्म में हम लोग उसको नोट कर सकते हैं। जहां पर बच्चे ये जो P है, जो ऊपर वाला टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको कहते हैं नोमिनेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग कहते हैं हर, नीचे वाले टर्म को कहते हैं हर।
इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगली बात, खास बात यह है कि जो भी p अपॉन में q वाले टर्म हैं, इसमें p और q हम लोगों के पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, इंटीजर्स होते चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है? जिस नंबर को p अपॉन q के रूप में नोट किया जा सकता है, जहां पर p को हम लोग अंश कहते हैं, इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं, और अपॉन वाले टर्म को जो q है उसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है जी। और p और q हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगली बात है कि ये जो q है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 12 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13। बच्चे ये जो 11 है और ये जो 13 है, 11 अपॉन 13, 11 जो है ये भी एक इंटीजर है, और ये 13 जो है ये भी एक इंटीजर है। दोनों के दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। इसका पहला इसका पहला वाला जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइज हो गया, इंटीजर्स। पहला वाला कंडीशन यही करता है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 11 है और जो 13 है दोनों इंटीजर है। अगली बात क्या है कि सर ये जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो हम लोगों का जीरो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जो q इक्वल्स टू 13 है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं होता है। इस वजह से ये वाली जो टर्म है वह एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके अभी और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और उससे पहले, एग्जाम्पल से पहले, हम लोगों ने अभी रेशनल नंबर को पढ़ा है। रेशनल नंबर पढ़ने के बाद एक बार इरेशनल को लिख लेते हैं। जैसे बच्चे, इरेशनल क्या होता है? वे नंबर्स जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हम लोग नोट नहीं कर सकते, ठीक है। वे नंबर जिनको p अपॉन क्यू के रूप में हम लोग नोट नहीं कर सकते, वे सारे के सारे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। अब इरेशनल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे 5 अपॉन में 0, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5 अपॉन में 0। बच्चे यहाँ पर जो p और q है, जो यहाँ पर p और q है, p और q दोनों हमारे इंटीजर तो हैं, इंटीजर, क्योंकि 5 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। 5 भी इंटीजर और 0 भी इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, पहला वाला कंडीशन इसका पूरा पूरा सेटिस्फाइज हो रहा है। लेकिन ये जो q है, q यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो गया, जो कि एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए था। इस वजह से ये वाला जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीरो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसका जीरो, जीरो नंबर है क्या, रेशनल है कि इरेशनल है? तो सर जीरो को हम लोग जानते हैं कि जीरो अपॉन में 1 नोट कर सकते हैं, और जीरो अपॉन में 1 नोट करें तो यहाँ पर जी p और q, जो कि p बराबर हम लोग का 0 है और q बराबर 1 है, तो p भी 0 और q भी 1, दोनों पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहे हैं। पहले वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि जो p है और जो q है वो दोनों होने चाहिए 0 और 1, जो कि अलग अलग है, और ये हमारा है पूर्णांक। पहला वाला कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाइज हो जाता है। अब दूसरा क्या है कि q जो है, q यहाँ पर 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से जो 0 है यह भी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अगला। आप सब लोग जानते हैं कि जो पाई होता है, पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7, और ये इक्वल होता है 3.14 के डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेन कंडीशन यही है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि सर पाई क्या है, 22 अपॉन में 7 क्या है, और 3.1 क्या है। तो बच्चे ये जो 22/7 है, जो 22/7 है, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p हम लोग का 22 है और q हम लोग का 7 है, जो कि इस सेटिस्फाइज कर रहा है, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहा है, रेशनल वाले कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहा है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी सिंबल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमने पाई को लिया है, पाई हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये 22 अपॉन में 7 जो इसका वैल्यू है वह एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही इसका जो वो वाला टर्म है 3.14, असल में बच्चे ये 4 यहीं तक नहीं रुकता है, ये 4 जो है आगे बहुत दूर तक जाता है, ये कभी रुकता ही नहीं है। इस वजह से यह एक अपरिमेय संख्या होता है।
भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित की, जो कि हम लोग का अगला टॉपिक है। अंक गणित, अंक गणित की आधारभूत आधारभूत प्रमेय। प्रमेय बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये अपने आप में क्या कहता है, जरा समझिए इसको ध्यान। ये थ्योरम अपने आप में कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अगर हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या बच्चे, प्रत्येक भाज्य संख्या को हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। एवरी प्राइम नंबर, एवरी प्राइम numbers, sorry, every composite number equal of product of primes। बच्चे, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग नोट कर सकते हैं कि जैसे हम एक भाज्य संख्या ले लेते हैं। पहली भाज्य संख्या है 420। ठीक है, 420। अगर हम लोग इस संख्या को, यह एक कंपोजिट नंबर है, यह एक भाज्य संख्या है, अब हम लोग इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग करते क्या है बच्चे? सबसे सिंपल वे है कि हम इसका एलसीएम निकाल दें। एलसीएम निकालेंगे, जो कि कटाएंगे 2 से कटाइए, हो जाएगा 210। इसको फिर से 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 105। और ये जो नंबर है ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 7 और 7 से कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है बच्चे? देखिए, जो 420 है इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 2 2 3 5 एंड 7। ठीक है, अब ये सारे नंबर, जैसे हम लोग का 420 है, यह एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग प्राइम्स नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे हम कहना क्या चाहते हैं कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर यह एक भाज्य संख्या लिया है और इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नोट कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली यह अरिथमेटिक का एक थ्योरम है जो कि हम लोग को ये बताता है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बातें ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग का सिर्फ 2 ही 3 थ्योरम है। पहला है यह अरिथमेटिक थ्योरम है, दूसरा हम लोग को जानना है एलसीएम, और तीसरा जानना है एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, यही 2 मेन चीजें हैं। और अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है, जो कि प्रूफ करने वाला होता है कि दैट प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये 100% से हो रहे, हर बार आता है, इस बार भी आने वाला है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एलसीएम, 2 नंबर्स का एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम, इसको हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस वाली चीज़ को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हिंदी में कहते हैं लॉसा। ठीक है जी, 2 नंबर्स का लॉसा कैसे निकलता है? जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमको 6 का और 18 का एलसीएम निकालना, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है जी,
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हर एक नंबर को, जैसे हम लोग के यहाँ पे 6 है और 18 है, दो हमारे पास नंबर है, पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर 18 है। इन दोनों नंबर्स का हम लोग सबसे पहले इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नोट करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नोट करेंगे। तो अब आप जब 6 को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, पहले हम लोग इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में नोट कर लेंगे। जैसे हमने 420 को नोट किया है, वैसे ही 18 को और 6 को, जितने भी हमारे पास नंबर दिए रहेंगे, गिवन रहेंगे, उसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग पावर के फॉर्मेट में नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार है, 2 जो है सिर्फ सिंगल टाइम है, 2 एक सिंगल टाइम है, तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 3 के पावर 1, और यहाँ से इस वाले में हम लोग नोट करेंगे 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। और बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग यहीं से आती है। अगर हमको किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन सभी नंबर्स का प्राइम्स प्रोडक्ट हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, प्राइम प्रोडक्ट नोट करेंगे, और प्राइम प्रोडक्ट नोट करने के बाद उसको पावर के फॉर्मेट में नोट कर लिया जाना है। पावर के फॉर्मेट में नोट कर लिए। अब इसके बाद ये होता है कि जितना भी मैक्सिमम पावर है हर एक डिजिट का, एवरी डिजिट का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी डिजिट, एवरी डिजिट्स का मैक्सिमम पावर को हम लोग नोट करते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए इस पूरे वाले में कौन कौन है, एक 2 है, एक 3 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 नोट करेंगे, और साथ साथ हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते जाएंगे। अब 3 को देखिए, 3 का यहाँ मैक्सिमम पावर 3 के पावर 2 है। अब यही हम लोग का हो जाएगा एलसीएम, जो 6 का और 18 का एलसीएम है। सबसे पहले क्या काम करना है, उसको प्राइम्स का प्रोडक्ट में नोट करना है, उसके बाद पावर के फॉर्मेट में नोट कर लीजिए, पावर के फॉर्मेट में नोट करने के बाद एवरी डिजिट्स का हम लोग मैक्सिमम पावर को नोट कर लेते हैं, उनको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में नोट करते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में नोट करने के बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए बच्चे 2 के पावर 1 2 होता है, 3 के पावर 2 ये होता है 9, और ये आ जाएगा हम लोग का आंसर 18। तो बच्चे एलसीएम 6 का और 18 का एलसीएम हम लोग के पास आएगा 18 ही। ठीक है, एलसीएम हम लोग निकाल लिए। अब दूसरी चीज है एचसीएफ जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको महोत्सव। ठीक है, महत्तम समापवर्त, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। बच्चे महत्तम समापवर्त क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम इसी को ले रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एलसीएम भी समझ ले, एचसीएफ भी समझ ले। एलसीएम में क्या होता था कि सबको ऐसे फॉर्मेट नोट करते थे, सेम वही काम करना है। जैसे हम लोग एलसीएम के लिए सारी चीजें किए हैं, वही काम इसके लिए भी करेंगे, तो नोट कर लेते हैं। हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 6 का और 18 का। ठीक है जी, 6 का और 18 का, तो हम लोग करेंगे क्या, 6 को और 18 को इसके हम लोग प्राइम प्रोडक्ट के रूप में नोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 2 3, और इसका कर ले रहे हैं 2 3 और 3। इसको पावर के फॉर्मेट में नोट करते हैं, पावर के फॉर्मेट में नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर को, हर एक डिजिट के मैक्सिमम पावर को लेते थे, लेकिन एचसीएफ फाइंड करने के लिए हर एक डिजिट का मैक्सिमम पावर लेंगे, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। जो मैक्सिमम पावर हम लोग ले रहे हैं वो पावर कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ के लिए क्या होता है, एवरी, या फिर कर लेते हैं मैक्सिमम पावर विच आर कॉमन। हम लोग मैक्सिमम पावर को लेंगे जो कि कॉमन होना चाहिए, मैक्सिमम पावर तो लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, लेकिन वो सबके पास होना चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, अगर हम लोग 2 को लेते हैं तो मैक्सिमम पावर तो सिर्फ 18 में है, 6 में है ही नहीं। इस वजह से हम लोग उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे क्या, जैसे हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ 6 और 18 का, तो देखिए 2 के पावर यहाँ पर 1,
2 के पावर 1 इसके पास भी है, 2 के पावर 1 इसके पास भी है, तो 2 के पावर 1 को हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे 2 के पावर n इनटू, देखिए मैक्सिमम पावर जरूर लेना है, लेकिन फिर से बोल रहे हैं वो पावर कॉमन होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे 3 के पावर 2 मैक्सिमम, आप लोग सोचोगे कि 2 के पावर 3 के पावर 2 मैक्सिमम है, लेकिन 2 के पावर 3 दोनों में नहीं है, 2 के पावर 3 दोनों में नहीं है, सिर्फ 3 के पावर 1 ही ऐसा है जो कि दोनों में है, और हमने हर एक डिजिट को ले लिया, इसमें सिर्फ 2 है और 3 है, तो सिर्फ हम इसी को लिए हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या किया है, अभी सबसे पहले अर्थमेटिक फंडामेंटल का हमने थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जांपल के थ्रू हमने लिया है 420 को, जो कि ये प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में नोट कर लिए। उसके बाद हमने पढ़ा है एलसीएम। एलसीएम में क्या हो रहा है बच्चे, जिन नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है उसको हम लोग पहले प्राइम्स के प्रोडक्ट में नोट करना है। ठीक है, उसको हम लोग को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेना है। उसके बाद हर एक नंबर्स का, हर एक डिजिट का मैक्सिमम पावर हमको लेना है, मैक्सिमम पावर हमने लिया और उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, वो हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। अगली चीज है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालना है, जैसे हम लोग को सेम नंबर्स का अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 18 का किया, उसके बाद क्या करना है, हाईएस्ट पावर को लेना है जो कि कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट पावर को लिया और वो जो कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे हम इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। हाँ जी, तो अगर कोई दो नंबर से, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले लिया था, पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर 18 है, हम लोग इसका एलसीएम निकाले थे, एलसीएम 18 और एचसीएफ 6 आ रहा है, और दो नंबर्स हमारे पास हैं जो कि 6 है और 18 है, हमने इसका एलसीएम भी निकाला था, एचसीएफ भी निकाला था, एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। इनके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो कि फॉर्मूला आप लोगों को उसी के बेस पे, उसी फॉर्मूले के बेस को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बुक में। तो ये फॉर्मूला है क्या, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इक्वल होता है देयर एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के। ठीक है जी, अगर बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करें तो अगर ए और बी हमारे पास कोई नंबर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है उनके एलसीएम के, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हम लोग अभी सेटिस्फाइज कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, जो हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व किए हैं, कि हमारे पास दो नंबर्स थे, जिसमें फर्स्ट वाला नंबर हम लोग का था 6 और सेकेंड नंबर हम लोग का था 18। दो नंबर से, फर्स्ट नंबर हम लोग का 6 था, सेकेंड नंबर 18 था। इसमें हुआ क्या था बच्चे, कि हम लोग एचसीएफ निकाल लिए थे इन दोनों का, 6 और 18 का एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम आया था 6 और 18 का एलसीएम आया था 18। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें दो टर्म है, एक एलएचएस है एक आरएचएस है। एलएचएस वाला मतलब ये उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 और 18 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये आता है 108। ठीक है, ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल लिया है, जो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और अगली वाली चीज है एलसीएम, एलएचएस हमने निकाल लिया है, आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास बच्चे एलसीएम, एलसीएम हमको किसका लेना है, 6 और 18 का लेना है, मल्टीप्लाई करना है इन्हीं के एचसीएफ से, एचसीएफ जो कि हमारे पास है 6 और 18 का। इसका एलसीएम और एचसीएफ, हमने इसका एलसीएम निकाला है हम लोगों ने। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम हम लोग का आया था 18 और ये आया है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 108। यहाँ देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है जी, तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। अब इसके लिए हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप लोगों को घर से करके आने हैं होमवर्क के तौर पे। ये आप लोगों का होमवर्क के तौर पे दो क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। दो नंबर्स हमारे पास हैं, पहला नंबर है 420 और दूसरा नंबर है 622। इन दोनों नंबर्स का आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आप लोग इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव कीजिएगा, जैसे हमने इसको ड्राइव किया है। ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, हमको तीन चीजें दे देगा,
इसमें 4 चीजें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीज है, 2 नंबर्स हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ है। तो कोई भी 3 चीजें दे सकता है और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक इतना पे कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा है, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है अर्थमेटिक थ्योरम, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। दूसरा हमने पढ़ा है एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तीसरी हमने लास्ट में पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगली क्लास में जो हम लोग का अगला क्लास आने वाला है, जिसमें से हम लोगों का बोर्ड में 3 से 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में हम लोग बुक्स के क्वेश्चन को करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, और हो सकेगा अगर उसमें टाइम मिलेगा तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जैसे अंडर रूट ऑफ 2 को हमको प्रूफ करना रहेगा कि यह एक इरेशनल नंबर है। बच्चों ये वाला बिल्कुल फिक्स होता है, 100% फिक्स होता है, आपके बोर्ड में आएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट रहेगा।